हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो 30 दिसंबर 2021 को हुआ था और इसके हमने 3 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है सबसे लास्ट वाली सी टेट वाली, इसमें जाकर देख सकते हैं। और इन सभी प्लेलिस्टों के जो लिंक हैं वो मैंने अपने इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया है और उसकी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कराया है और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए, और जो सारी चीजें वो बोर्ड पे आपको बहुत क्लियरली समझाई हैं। और आप जाकर एक बार देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल होना चाहिए। यानी कि जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जब हम इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो हमारा फोकस किन चीजों पर होना चाहिए। ए है अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाने पर। ये बिल्कुल सही है कि उनके क्या है, अनुभव और उनकी जिज्ञासा और उनकी रुचि को जगाने के लिए होना चाहिए। बी है छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर। तो ये भी ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें वास्तविकता से जोड़ना है। ठीक है, उनके जो विचार है, उनकी जो समझ है, उसको हमने वास्तविकता से जोड़ना है। यानी कि जो चीज है उसके बारे में हमें उनको अच्छे से ज्ञान देना है ताकि वो अपने जीवन में उस ज्ञान का लाभ उठा सकें। सी है छात्रों को तथ्यों और अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाना। तो आलोचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो जैसे कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित हम किसी भी बच्चे को खड़ा करेंगे और बोलेंगे उससे कि आप इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है। पूछेंगे ये चीज सही है या गलत है। मान लीजिए हम पर्यावरण के बारे में बोलना चाह रहे हैं, तो हम बच्चों से पूछेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है। ठीक है, फिर हम पूछेंगे कि वो बोलेंगे कि व्हीकल से होता है या जो चूल्हा वूल्हा जलाते हैं उससे होता है पर्यावरण प्रदूषण। अब हम उनसे पूछेंगे कि इन सब चीजों के जलाने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और हमें किस हद तक इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। जैसे व्हीकल से होता है ना, यातायात के साधनों से होता है। तो हम उनसे पूछेंगे कि हमें किस मात्रा में इसका यूज करना चाहिए ताकि हमारा भी काम हो जाए और जो प्रकृति है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से जब हम उनसे कई कई सारी क्वेश्चन पूछेंगे, कई कई सारी चीजें करेंगे, मतलब उनको चर्चा में शामिल करेंगे। ठीक है, और उनसे ही आंसर को निकलवाएंगे कि आप सोच के बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह का जो चिंतन होता है ना, वो होता है आलोचनात्मक। ठीक है, उससे सबसे ज्यादा विकास होता है बच्चे के दिमाग का। तो ये वाला भी सही है। डी देखते हैं। तथ्य जैसे पाठ्य पुस्तक या संदर्भ सामग्रियों में दिए हैं वैसे ही याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने करने पर। देखो, जैसे दिए हैं वैसे हम याद नहीं करवाएंगे। ठीक है, याद करना है तो उनके पास पाठ्य पुस्तक होती है, सभी बच्चों के पास, वो अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के कभी भी उसको रट सकते हैं। लेकिन पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चों में जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, बच्चों को जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उस चीज से संबंधित समझ विकसित करना है। और आजकल के चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। जैसे पहले चलता था ना कि टीचरें घर के लिए काम दे देती थी, गाइड में से उतारने के लिए दे देती थी, वो सब नहीं चलता है और ना ही चलना चाहिए। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। मुझे जब मैं पढ़ती थी तब टीचर ज्यादातर ऐसे करती थी कि घर से क्वेश्चन आंसर करके ले आना, जो कि एक गलत चीज है। बच्चों को पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या पूछ रहा है, क्या क्या चीज है, बस आप कॉपी में नोट डाउन करा रहे हो। तो वो चीज नहीं होता है पढ़ाना। पढ़ाना होता है कि कोई भी टॉपिक है, आप बच्चे को उससे अच्छे से अच्छी तरीके से समझाओ और जब तक समझ में ना आए उसको बार बार बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 77, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षक की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकते हैं। देखो, वाद विवाद का हमें आयोजन करना है, यानी कि
उस जो बहस होगी या जो वाद विवाद होगा उसमें हम भी शामिल होंगे और एक सहयोगिता के तौर पर, एक मतलब एक सहयोग करने के तौर पर, है ना, हेल्पर के तौर पर हम भी होंगे उसमें वाद विवाद में, और उसमें बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन से मुद्दों पर बहस कर सकते हैं? पहला है पृथ्वी की परतें। देखो ये बहस का मुद्दा नहीं है। क्या है कि पृथ्वी की जितनी परतें हैं उतनी हैं, उसमें बहस करके कोई बढ़ थोड़ी ना जाएंगी, या बहस करके वो कम थोड़ी ना हो जाएंगी। कोड़ है, मेंटल है, परपट्टी है, तो ये हैं तो हैं, इन ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। वायु दाब भी जैसा है वैसा है, जैसे भगवान ने बनाया है। और तीसरा है महाद्वीप और महासागर, तो वो भी निश्चित है। ठीक है, इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है। जो वाद विवाद हो सकता है वो इस चीज पर हो सकता है कि पर्यावरण, पर्यावरण से आप क्या समझते हो, पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, पर्यावरण का प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे करने से हो जाएंगी। ठीक है, हमारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से पर्यावरण अच्छा भी हो सकता है और बेकार भी हो सकता है। लेकिन ये जो शुरू वाले 3 टॉपिक बताए हैं, इस पे हमारे सोचने विचारने से या कुछ भी करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज क्या है, प्रकृति ने बनाई है, निश्चित है। अब देखिए पर्यावरण तथा विकास, ये ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक का टाइपिंग मिस्टेक से रह गया है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है। देखो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आलोचनात्मक सोच क्या है। आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, आप उसके फायदे भी बताओ, आप उसके नुकसान भी बताओ, आप बच्चे को पूरा खोल खोल के समझाओ कि देखो जैसे ऊपर हमने पर्यावरण वाला ही उदाहरण लिया था कि इसको हम कैसे स्वच्छ बना सकते हैं और कैसे हमने इसको गंदा किया है। तो ये क्या है, एक आलोचनात्मक सोच विकसित करना है, और ये सबसे अच्छी होती है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे का पूरी तरह से विकास होता है, बच्चा खुल के सोच सकता है जहां तक भी उसकी सोच जाती है। ठीक है, अगर आप कभी बच्चों से बात करते हैं तो इस तरह की बात करिए अपने घर में भी, तो बच्चों का जो माइंड का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा और बहुत तीव्र गति से होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए, खोजी प्रश्नों को पूछना। बी देखो ये बिल्कुल सही है। खोजी प्रश्न का मतलब है कि अच्छा बताओ इससे संबंधित क्या चीज हुई होगी। यानी कि अगर आप ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उनको बोलो कि अच्छा आप सोचो कि पृथ्वी कैसे बनी होगी या किस तरह से हुआ होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो खोजी प्रश्न होते हैं। बी है छात्रों को प्रतिबिंबन यानी रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना, यानी कि छात्रों को भी बोलना कि ठीक है ये चीज मैंने समझा दी, अब आप बताओ कि आपने इससे क्या सीखा, आपको क्या पता चला। ठीक है। सी है छात्रों को दिए हुए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना। और डी है छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन सी वाला क्यों गलत था कि आपने कथन को स्वीकार करने के लिए बोला है, कि आपने कुछ भी बात बोला और आपने बोला कि आपने कोई भी लाइन बोली कि जो व्हीकल्स हैं उनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, जो मोटरसाइकिल है या कार है उनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, और बस आपने बोल दिया बच्चों से कि आप इस लाइन को रट लो, सीधा सीधा ये हो गया। कथन को स्वीकार करने की बात तो ये हो गई ना कि हमने जो बोला है आप उसको अपने माइंड में रख लो। आप मत सोचो कि क्यों होता है, कौन सी गैस निकलती है धुआं से, और किस तरह से वो वातावरण में फैलती है, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये सब हमने जानकारी नहीं दी बच्चों को। तो ये बात तो गलत है ना। जब हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे को बहुल दृष्टिकोण प्रदान करें। ठीक है, यानी कि उस चीज के फायदे भी बताएं, नुकसान भी बताएं, वो चीज की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे उसको कम किया जा सकता है, कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है, ये सारी चीज हमें बतानी पड़ेंगी। और किससे बताएंगे हम, बहुल दृष्टिकोण से बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 79, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है।
यानी कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रश्न सही, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, हम वो देखेंगे। ए है स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का आबोध करना। तो इससे बच्चा क्या सीखता है, स्वतंत्र निर्णय करना सीखता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, ज्ञान का बोध होता है, क्योंकि वो स्वयं अनुभव करके सीख रहा है उन चीजों को। ठीक है, अब जैसे उसको हम किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, जैसे हम उसको बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको बोल रहे हैं कि बताओ भाई कार्बन डाइऑक्साइड से फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो वो अपने स्तर पे उसको वो जो भी बता पाएगा वो बताएगा। उसके बाद आप करेक्शन करके बताइए कि नहीं आपने ये गलत बोला है, इसका ये होता है ना। यानी कि 78% ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सॉरी 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, और इतने परसेंट ये होती है, इतने परसेंट ये होती है। तो आप उसको साथ के साथ करेक्शन करेंगे तो वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेगा कि मैंने क्या बोला और मैम ने क्या बोला और इसमें कौन सी चीज सही है। ठीक है, और ज्ञान का भी उसके अंदर बोध होगा। ठीक है, क्योंकि चीजों को वो क्या है, तर्क के आधार पे अपने दिमाग में रखेगा। बी है प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनाना। तो जो प्रजातंत्र का जो माहौल होता है वो क्या होता है कि एक वो बच्चे को सशक्त बनाता है किसी भी डिसीजन को या निर्णय को लेने के लिए, सोचने को लिए। ठीक है, सी है सामाजिक विज्ञान में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास। ये जो सामाजिक विज्ञान में जितने भी मानक दिए गए हैं चीजों के लिए, प्रमाण दिए गए हैं, उसमें क्या है, उसे भेद करना है और किसी भी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास करना है। ठीक है, ये जो काम होता है ये आलोचनात्मक चिंतन का होता है। डी है आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करना। देखो, सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करने से बच्चे का कोई मतलब नहीं है, इससे सीखने का कोई भी रिलेशन नहीं है, इस कोई विकास नहीं होता है इससे। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ई नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसले लेने में मानक का उपयोग, यानी कि फैसले सही लिए जाएं, इसके लिए क्या आज्ञा पालन के लिए किस चीज का प्रयोग करेगा, वो मानकों का प्रयोग करेगा। यानी कि हर चीज के लिए जो मानक बनाए हुए हैं उनके आधार पर वो निर्णय लेगा, और ये सारी जो शक्ति है उसके अंदर कहाँ से आएगी, आलोचनात्मक चिंतन से ही आएगी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 79 का, वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्योंकि डी वाला ऑप्शन बस गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंधित है। देखो, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर इसको जो सीटेट का पेपर बनाने वाले हैं इसको ऐसे भी दे सकते थे कि इनमें से कौन सा गलत है या इनमें से कौन सा सही है, इस तरह से भी दे सकते थे ना। अब देखो, इसमें इनमें 4-4 दे रखे हैं, 1-1 गायब है, इनमें 3-3 दे रखे हैं, 2 गायब है। तो इस तरह से देखना है। अब आपको क्या, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप देख लो कि ऑप्शन में कितने दे रखे हैं, यानी कि आपको या तो दो गलत है या एक गलत है वो ढूंढना है। तो गलत पे आप पहले ही टिक लगा के चलिए, ताकि जब आप आंसर में गोला करेंगे ना तो आपको आसानी रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80, आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंधित है। पहला है जिज्ञासा, दूसरा है गौरव। देखो, गौरव से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, जिज्ञासा से मतलब है कि बच्चे क्या है, उत्सुक होते हैं किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए। रिफ्लेक्शन, यानी कि बच्चों के अंदर जो चीज है वो उसको क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मतलब जो भी बच्चों की समझ में आ रहा है उस टॉपिक से संबंधित बच्चे उसको अपनी भाषा में बोलकर बता रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी है तार्किकता। तार्किकता तो है ही, मेन तो तार्किकता ही है। आलोचनात्मक चिंतन में तर्क के आधार पर बच्चे ले रहे हैं, मतलब सही और गलत के बारे में, दोनों चीजों के बारे में बच्चे जान रहे हैं। तीसरा है आज्ञा पालन, तो आज्ञा पालन से भी कोई मतलब नहीं होता है आलोचनात्मक चिंतन का। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा
आंसर हो जाएगा जिसमें बी और ई दोनों ही ना हो। तो जिसमें बी और ई दोनों ही ना हो वो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इस तरह से आप करना इनको सीखिए। अब देखिए इसमें भी 4 दे रखे हैं और इसमें 3 आंसरों में 3-3 दे रखे हैं। अब ये चीज आप लगा के चलना कि कौन सा इनमें गलत होगा। ठीक है, जो गलत होगा उस पर ही निशान लगाना है आपको। आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों को तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देंगे? ए है साबरमती से दांडी तक स्थान और दूरी। देखो ये मैटर नहीं करता, हमें क्या पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब वो उसकी दूरी कितनी थी या वो किस स्थान पर है, वो सारी चीजें तो बीच बीच में आएंगी, लेकिन हमें मेन क्या पढ़ाना था, हमें पढ़ाना था राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, मैं दांडी मार्च का महत्व है, यानी कि क्या प्रभाव पड़े दांडी मार्च निकालने से। ठीक है, दांडी मार्च जो किया गांधी जी ने, नमक सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वो हमें बताना है बच्चे को, ताकि बच्चे की जो तर्क शक्ति है वो विकसित हो जाए। तो स्थान और दूरी से तो कोई मतलब है नहीं, ये तो रटी रटाई चीज हो गई। यानी कि हम उसको बोलेंगे कि आप पता करो कि कितना कौन सा स्थान था जहां पर ये आंदोलन हुआ, या उस स्थान की दूरी यहाँ से कितनी है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। हम क्या बताएंगे बच्चे को? बी, नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार। उस समय क्या था? सरकार का एकाधिकार था, सरकार मनमाने ढंग से नमक पर रेट बढ़ा रही थी। ठीक है, सी है बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना, यानी कि आंदोलन के लिए उन्होंने कितना ज्यादा कष्ट सहा। ठीक है, अपना काम वाम छोड़ के लोग आंदोलन में जुट रहे थे, आंदोलन में चल रहे थे। ठीक है, और डी है इसका जो प्रभाव हुआ। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह हुआ था, जो सवैगन्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इस तरह के जो आंदोलन हुए थे उनका ही प्रभाव था। सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित किया गया और इसमें बहुत सारी चीजें जो भारत के लिए सही थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा जिसमें ए नहीं होगा, तो दूसरे में ही ए नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं? यानी कि जब आप सामाजिक पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं और राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं, यानी कि तो आपके क्या उद्देश्य होने चाहिए या होते हैं? ए है, देखो इसमें भी सेम वैसे ही करना है कि जो एक गलत है ना उस पर आप टिक लगा के रखना और बाकी के ऑप्शन आपको सही रहेंगे। अब जैसे मैं तो आपको चारों की चारों डिफाइन करके बता रही हूँ, ठीक है, चारों को डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन जब आप पेपर में देखेंगे तो अगर आपको निश्चित हो जाए कि हाँ ये वाला ऑप्शन गलत है, तो आप फिर आगे के 2-3 को मत पढ़ना। ठीक है, पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि हाँ ये वाला गलत है। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाला ही था, इसमें क्या था? इसमें स्थान और दूरी के बारे में था, तो इस आपको भी पता है स्थान दूरी से कोई मतलब नहीं है आंदोलन का, क्योंकि हम तो आंदोलन के महत्व पढ़ा रहे हैं कि दांडी मार्च का क्या महत्व था राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन का देख लीजिए, अगर आप पूरी तरह से श्योर हैं कि हाँ ये वाला गलत होगा, तो फिर आगे के 2-3 जो भी रह जाते हैं उनको मत पढ़ना आप पेपर में, क्योंकि बेकार टाइम वेस्ट होगा आपका। वैसे तो सोशल साइंस वाले पेपर में टाइम का ऐसा बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है, जितना टाइम मिलता है उससे आधा या 1 घंटे पहले पेपर आपका समाप्त हो ही जाता है ना, क्योंकि इजी होता है। साइंस और मैथ में थोड़ी दिक्कत होती है, पर फिर भी आप टाइम मैनेजमेंट करके चलना पहले से ही, क्योंकि एक तो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, जो सीडीपी होती है, जो पहले ही दी होती है सबसे पहले, वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, और एक ये वाला पोर्शन जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो ये दोनों बहुत टाइम लेते हैं, तो इनके लिए पहले से टाइम बचा के रखना। टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी एग्जाम में। अगर आप पूरा रट के गए हैं और आप बिल्कुल घड़ी की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपने आराम से कर रहे हैं पेपर, पता चला कि आप 15 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, है ना, तो आपको पूरा मैनेज करके चलना है। टाइम देख लीजिए घड़ी में। मैंने ऐसे ही दिया था सीटेट का पेपर। जब मुझे सीटेट का पेपर देने जाना था तो मैंने एक दिन पहले
डिसाइड कर लिया था कि इतने मिनट में मैं ये वाला पोर्शन करूंगी, इतने मिनट में ये वाला पोर्शन करूंगी और इतने मिनट में मैं ये वाला पोर्शन करूंगी। तो मैं घर से दिमाग अपना सेट करके गई थी। जैसे ही मुझे पेपर मिला, मैंने पेपर को उसी टाइम के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। सीडीपी के कुछ मेरे क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि थोड़े लेंदी होते हैं, समझने में टाइम लगता है, तो मैंने उन क्वेश्चनों को 2-3 क्वेश्चन रह गए थे उनको मैंने बाद के लिए छोड़ दिया था। और फिर बाद में जब मैंने ये सोशल साइंस का पेपर मतलब पूरा पेपर करने के बाद में लास्ट में सोशल साइंस वाला आता है, इसको किया और इसके जो लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे वो भी मैंने छोड़ दिए थे। फिर पूरा पेपर बाद में एक बार देख लिया था। जो जो मैं छोड़ती जाती हूँ ना एग्जाम में, उन पर मैं सर्कल कर देती हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे ही करना। जो जो एग्जाम में आपसे छूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई बहुत टाइम लगेगा, इसको पढ़ने में ही 5 मिनट लगेगा, तो आप क्या करेंगे, उस वाले क्वेश्चन पे आप सर्कल कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आपका पेपर पूरा कंप्लीट होगा और आपके पास 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम बच रहा है, तो आप उन पेजों को पलट कर देखिए और देखिए आपने कहाँ कहाँ सर्कल किया था। ठीक है, बुकलेट में करना है ये काम आपको, OMR सीट पर नहीं करना है, बुकलेट में करना है। तो बुकलेट में आप क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे, तो फिर आपको आसानी रहेगी कि अरे ये वाले क्वेश्चन मेरे छूट गए। तो फिर आप उनको अच्छी तरह से रीड करिए और फिर जो भी आपको सही आंसर लगता है वो कीजिए। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलना। ठीक है, एग्जाम में कई बार लेंदी पेपर आ जाता है। अब मैंने देखा है 2021 में भी इतना लेंदी नहीं आया था पेपर, लेकिन 2023 वाले जो पेपर हैं वो बहुत ज्यादा लेंदी आए हैं और 2022 वाले भी बहुत ज्यादा लेंदी पेपर आए। मतलब पढ़ने में ही आपको 2-3 मिनट लग जाएंगी, तो टाइम लगता है इन चीजों में, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमें देखना है सामाजिक विज्ञान के जीवन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, है ना। तो हम जब पढ़ा रहे हैं तो उस समय हमें किन किन चीजों पर ज्यादा जोर देना है। एक पाठ्य पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना। देखो इसका मतलब बिल्कुल यही है कि जो भी चीजें किताब में लिखी हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको हम उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ें। ठीक है, हम हर चीज को उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ें। जैसे हम 7th क्लास की ज्योग्राफी में हम वायु पढ़ा रहे हैं या जल पढ़ा रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड करके उसको चीजें बताएं। वायु दाब पढ़ा रहे हैं तो उसको बताएं कि आपके आसपास किस तरह का वायु दाब बन रहा है। ठीक है, किस तरह से हवा चल रही है, कौन सी हवा यहाँ पर चल रही है, हम किस अक्षांश में रह रहे हैं, हम किस देशांतर में रह रहे हैं। तो इस तरह की चीज क्या है, हमें उसको रिलेट करके बतानी है ताकि वो हर चीज को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़े। नेक्स्ट देखते हैं बी, सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं सी, राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित एवं व व्याख्यायित करने के कौशल का विकास, ये भी सही है। और डी है, छात्रों में आदर्श नागरिक एवं नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करवाना। देखो आत्मसात करवाने का मतलब एक तरह से सीधा सीधा रटना ही हो गया। ठीक है, हमने कोई चीज बच्चों को पढ़ाई और हमने बोल दिया इसको आत्मसात करो, यानी कि जो चीज जैसे है आप उसको अपने अंदर वैसे ही रख लो। तो ये चीज क्या है, गलत है। हमने उसको ना तो तर्क का मौका दिया, ना उसको रिलेट करके बताया, ना हमने उसको आलोचनात्मक चिंतन कराई, हमने कुछ नहीं कराया। हमने क्या बोला उसको कि जैसे हमने पढ़ाया है आप उसको आत्मसात कर लो, मतलब अपने अंदर उसको वैसे ही रख लो। तो ये चीज गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 83, अभिकथन है ए, सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगी वादी विषय है। बिल्कुल गलत बात है। और कोई भी विषय, मैं हर विषय के बारे में बता रही हूँ आपको, कोई भी विषय गैर उपयोगवादी नहीं होता, यानी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका आपके जीवन में यूज ना हो। ठीक है, तो सारे विषय अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है कथन आर, सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह वैज्ञानिक जांच या परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। ये भी चीज गलत है। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों में 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता लगाने के लिए कहते हैं।
हमें किस वर्ग की महिलाओं के बारे में बच्चों को असाइनमेंट दिया है, हमने दिया है आर्थिक वर्गों की 10 महिला, ठीक है, से साक्षात्कार, यानी कि हमें उनके घर जाना है और हमें क्या करना है, उनका इंटरव्यू लेना है कि उनके क्या अनुभव है और उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया है और ये सब करने के बाद वो किस तरह से आगे बढ़ी हैं। ठीक है, ये सारा हमें असाइनमेंट देना है बच्चों को, तो बच्चे इसको कलेक्ट करके लाएंगे। ठीक है, वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो, वो किस तरह के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्राथमिक स्रोत के, क्योंकि जो प्राथमिक स्रोत होता है ना, उसमें ही सबसे पहले हम आंकड़े जहां से इकट्ठे करते हैं, जहां से हम सबसे पहले आंकड़े इकट्ठे करते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। अगर हम यही काम बच्चों को देते कि आप साक्षात्कार ना करके आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आनी है या आपको कोई भी बुक में से देखना है कि उन महिलाओं का किस तरह का जीवन था, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका द्वितीय स्रोत। ठीक है, प्राथमिक स्रोत इसलिए है क्योंकि सबसे पहले बच्चों को उनके बारे में कुछ नहीं बताया और बच्चे डायरेक्ट उनसे जाके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक स्रोत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 85, छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, कौन से अति महत्वपूर्ण है, कौन सा वाला महत्वपूर्ण है वो हमें देखना है। ठीक है, ए, अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है। तो बिल्कुल सही है, अधिगम को का जो उद्देश्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो पूरी तरह से पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, बी है, जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्यों से जोड़ें। और सी है, सुनिश्चित करें कि परियोजना कार्य विद्यालय से बाहर स्थित हो। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना यानी कि ये चीज एक अनिवार्य टाइप की हो गई कि जितना भी परियोजना कार्य है वो क्या करना है, आपको विद्यालय के बाहर करना है। अब ये बात तो टॉपिक पर निर्भर करती है कि टॉपिक किस तरह का है। अगर टॉपिक है ही नहीं, टॉपिक इस तरह का है कि आपको लैब में कार्य करके बताना है या आपको बच्चों को सामूहिक रूप से सिखाना है, ग्रुप में सिखाना है, या आपको बोर्ड पर इस तरह की चीजें करवानी है, तो परियोजना कार्य जो होगा वो उस टॉपिक पर निर्भर करेगा कि जो कोई भी हम जो टॉपिक देंगे परियोजना के लिए, असाइनमेंट के लिए, कि वो स्कूल से बाहर होगा या स्कूल के अंदर होगा। मान लीजिए अगर हम पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पार्क के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो बच्चे पार्क में जाके खुद लिखेंगे कि कौन कौन से पौधे होते हैं पार्क में, किस तरह से क्या होता है। अगर हम कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो बच्चों को आसपास मिलेगी ही नहीं, ठीक है, वो केवल स्कूल में ही उपलब्ध है, तो वो स्कूल में ही होगी एक्टिविटी या परियोजना। तो ये मतलब सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, ये अनिवार्य नहीं हो सकता कि जब भी हम असाइनमेंट दें उनको वो हमेशा विद्यालय के बाहर ही हो। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ए और बी दोनों सही है। कभी भी इन सब में मत फंसना, ठीक है, इन सबको बार बार पढ़ पढ़ के मत देखना। आप यहाँ देखना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आप यहाँ पर सुनिश्चित करना, ठीक है, इस वाली जगह पर सुनिश्चित करना कि कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन गलत है। अगर आप इनको पढ़ने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको लगे, आप जब आधा मिनट के बाद यहाँ पर पहुंचोगे ना, तो फिर आप इन सबको भूल चुके होगे कि ये कौन से टॉपिक पे क्या बोल रहा था, कौन सी लाइन में क्या चीज बोल रही लिखी थी। आप ये सारी चीजें जो मैं निशान मार्क कर रही हूँ ना, ये आप बुकलेट में ही करना। बुकलेट तो आपको घर के लिए मिलती है ना, तो आप जो चाहे उसमें वो कर सकते हो। तो इस तरह से जो मार्किंग का काम है वो आप अपनी बुकलेट में करते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के कार्य विधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं। ऑप्शन है, देखो पहले आप ये समझ लीजिए कि कार्य विधिक ज्ञान क्या होता है। ठीक है, आपको इस भारी भरकम शब्द का मतलब ही नहीं पता चल रहा होगा कि कार्य विधिक ज्ञान क्या होता है। जो भी बच्चे किसी चीज को देख के सीख रहे हैं या उनके आसपास जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो उनके व्यवहार में आ चुकी हैं वो चीजें,
तो उससे संबंधित उनका जो ज्ञान है उसका हम आकलन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो इस प्रश्न में क्या बोला है, विद्यार्थियों के कार्यवाहक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं। कौन से प्रश्न होते हैं जो एक तरह से आप व्यवहारिक ज्ञान का समझ लीजिए। ठीक है, कार्यवाहक विधिक, कार्य विधिक का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, तो कौन से प्रश्न होंगे जो उनके व्यवहारिक ज्ञान का पता लगाएंगे, ठीक है, या उसका आकलन करेंगे। ए है, अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए 3 कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बी है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किस बात ने आकर्षित किया था। तो ये जो चीजें लिखी हुई है ये तो किताबी ज्ञान है, तो जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा, तो उनके विभाग की चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है कि हर बच्चे को इसके बारे में पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सी, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का व्यापारीकरण किस प्रकार किया। नेक्स्ट देखते हैं डी, स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। देखो स्थायी बंदोबस्त भी उन बच्चों को कैसे पता चलेगा, किताब में पढ़कर ही पता चलेगा। ई है, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसने बंगाल में नील के उत्पादन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कैसे पता चलेंगी, बच्चे को बुक में पढ़ के पता लगेंगी, वो अपने आसपास से नहीं पता चलेंगी। लेकिन ये वाली जो बात है ये बच्चों के आसपास पता चलेगी, वो अपने पापा से या अपने बाबा से भी इस चीज को पता कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो कृषि थी उसको कितनी बुरी तरह से बर्बाद किया था और कृषि का क्या बना दिया था, एक तरह से व्यापारीकरण कर दिया था, व्यापार के लिए यूज होती थी। पहले जो कृषि थी हम अपने लिए यूज करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, व्यापार का साधन बना लिया। ठीक है, अपनी मर्जी की फसल उगवाते थे, जैसे चाय है, कॉफी है, चाहे किसान को जरूरत है या नहीं है उस फसल की, लेकिन उगवाते थे। ठीक है, जैसे नील की खेती करवाते थे जबरन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चों को पहले से पता होंगी क्योंकि उसने आसपास इन सब चीजों के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और सी बिल्कुल सही है। और वैसे वास्तव में अगर मैं आपको बताऊं तो ए वाला तो बिल्कुल पता चल ही रहा है कि ए वाला सही है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बच्चे को इतनी डीप नॉलेज होगी कि आसपास में रहने वाले व्यक्तियों से, या उसको पहले से पता होगा इस चीज के बारे में। लेकिन ए वाला तो इसमें साफ दिख ही रहा था आपको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 87, समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है, वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक या जिज्ञासु है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगी। यानी कि उसकी बस जहां जहां से गुजर रही है उन स्टेशनों को या उन स्थानों के बारे में जानने के लिए वो उत्सुक है। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित हो जाए, है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए है, भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें और भोपाल मध्य प्रदेश एवं चेन्नई तमिलनाडु के बीच पड़ने वाले सभी राज्यों का पता करें। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बारे में अपने माता पिता से पूछें। और तीसरा है, रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और उसके रूट को मानचित्र पर ढूंढकर पता लगाएं। तो हमने बाकी सब में तो ऐसे ही हम उसको बता रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम मानचित्र से सिखा रहे हैं। और इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि कौशल भी विकसित हो सके। ठीक है, उसका जो वो क्वेश्चन आंसर जानना चाह रहा है कि कौन कौन से स्टेशन से या कौन कौन से स्थान से ट्रेन गुजर रही है, उसका भी आंसर मिल जाए, उसमें एक कौशल भी विकसित हो जाए। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन है उनसे किस चीज के बारे में पता चलेगा, वो जो क्वेश्चन आया है उसके मन में कि मैं कहां कहां से गुजर रहा हूं, केवल उसका आंसर मिलेगा, लेकिन कोई कौशल का विकास नहीं हो रहा। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है इसमें कौशल का विकास हो रहा है कि बच्चा रेल का नंबर और संख्या भी पता लगा रहा है, मतलब उसको ये भी जानने को मिल रहा है
कि रेल पर इस तरह के नंबर या संख्या भी पड़े हुए होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो दो चीजों का विकास हो रहा है इसमें, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शनों में केवल उसको उसके अंदर जो प्रश्न चल रहा है केवल उसका आंसर मिल रहा है, बाकी किसी कौशल का विकास नहीं हो रहा है, तो इसलिए ही ये वाला जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। तो तथ्यात्मक ज्ञान क्या होता है, पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं कि तथ्यात्मक ज्ञान क्या होता है कि बच्चे को किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी है, ठीक है, उसको उस टॉपिक के बारे में जानकारी पता है पहले से, ठीक है, तो वो हो जाएगा एक तरह का तथ्यात्मक ज्ञान, यानी कि उसको उसको पता है कि ये चीज ऐसे होती है ना, तो पहले से पता है चीजों के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, तथ्यात्मक ज्ञान हो जाएगा। मतलब उसने चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो चीज जो जैसे है वे वैसे ही है। ठीक है, और आगे मैं क्लियर कर दूंगी इसको। ऑप्शन ए है, कौन से दो मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये चीज उसने देखी हुई है छू कर भी, और उसने समझा भी है कि जलवायु के कौन से दो घटक हैं जो मृदा निर्माण करते हैं। देखो ये 8th क्लास की ज्योग्राफी से आया है क्वेश्चन, ठीक है, मृदा निर्माण वाला। तो बच्चा क्या करेगा, उनको छू के देखेगा, जैसे किले है, जैसे पानी है, इन सब चीजों से बनती है ना मृदा, और कुछ अवशिष्ट पदार्थ हैं, और कुछ ह्यूमस है, यानी कि गले सड़े पेड़ पौधे हैं, इन सबको मिलाकर क्या बनती है, मृदा बनती है। गाद है, उससे क्या बनती है, मृदा बनती है। तो बच्चे ने ये सारी चीज तथ्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत से, मतलब उसके अंदर इस तरह का ज्ञान है, वो छूकर भी देखा है, उसने समझा भी है। ठीक है, नेक्स्ट है बी, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ये इस चीज के बारे में भी उसको जानकारी है। सी है, सिंचाई के स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए कि किन किन चीजों से सिंचाई की जा सकती है। और बच्चे ने अपने आसपास देखा होगा कि ट्यूबवेल से हो सकती है सिंचाई, नहरों से भी सिंचाई होती है ना, बंबों से भी सिंचाई होती है, नदियों से भी सिंचाई होती है। तो ये सारे जितने भी स्रोत हैं, झरनों से भी सिंचाई होती है, जैसे पहाड़ वगैरह पे तो झरनों से ही वो लोग सिंचाई कर लेते हैं अपने खेतों की। तो ये सारी चीज क्या है, बच्चे को तथ्य आत्मक ज्ञान के अंतर्गत पता है। ठीक है, क्योंकि ये उसने खुद देखा है, अनुभव मतलब उसको अनुभव है इन चीजों का कि इस तरह से होता होगा। और डी है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है क्योंकि इसके बारे में उसको पता नहीं होगा। ई है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखिए वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन था 88 वाला, इसमें ये वाला जो आंसर है ये वाला सटीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ये वाला सटीक कम बैठ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध वाला। तो और जो नीचे डी और ई है ये तो पूरी तरह से गलत है ही, तो इसलिए हमने ए वाले को चुना है। ठीक है, एक तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बारे में भी तथ्य कहाँ पता होंगे उस बच्चे को। ठीक है, नहीं पता होंगे, वो था थोड़ी, उसको हम दिखा थोड़ी सकते हैं ये सारी चीजें। तो एक तरह से ये भी गलत के अंतर्गत आएगा, लेकिन हमें 3 ऑप्शन चुनने हैं, तो उसमें डी और ई तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसलिए हमने ए वाला चुना है, पहला वाला चुना है, जिसमें बी जिसमें ए और सी तो आएंगे ही आएंगे। तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि ए भी बिल्कुल सही है और सी भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप एग्जाम में इस तरह से देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट है 89, आपको अपने छात्रों के समूह को संसद पटल पर रखे एक नए कानून के प्रति अवगत कराने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। संसद पटल पर रखे एक नए कानून के प्रति, यानी कि कोई एक नया कानून पारित हुआ है उससे संबंधित हमें बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देना है। ठीक है,
उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य उनको देंगे। हमें क्या करना है, जो नया कानून पास हुआ है उससे संबंधित हमें उनको जानकारी देनी है। और उससे संबंधित हम क्या करेंगे कि उसमें वो इस सब के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। ठीक है, उनकी समझ का मूल्यांकन या मापन करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य देंगे। ए है, इस विषय या मुद्दे पर समाचार पत्रों में लेख लिखना, यानी कि बच्चों को बोलेंगे कि आप इसके ऊपर बताइए, आप अपनी आलोचनात्मक मूल्यांकन समीक्षा दीजिए। आप आलोचनात्मक तर्क के आधार पर बताइए कि किस तरह से चीजें होनी चाहिए, समाचार पत्र में किस तरह का लेख मिलना चाहिए। ठीक है, बी है, विभिन्न सामाजिक समूहों का नजरिया मालूम करना और प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना। तो बच्चों को क्या है, हम इस बारे में बोलेंगे कि आप ये पता करिए कि ये जो नियम बनाया गया है इससे कितने कौन लोगों का क्या नजरिया है, लोग इसको अच्छे तौर पर ले रहे हैं या गलत तौर पर ले रहे हैं। जैसे कृषि कानून आया था तो उसमें नेगेटिव चीज ज्यादा थी, है ना, तो बाद में वो वापस ले लिया गया था। तो अब कोई भी कानून आए तो हमें क्या करना है, हमें क्या बताना है बच्चे को कि आप जानकारी लीजिए कि आसपास में इस कानून से कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाखुश हैं, या इस कानून के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। सी है, कानून निर्माताओं से मिलना, जो संभव नहीं है। ठीक है, जो कानून बना रहे हैं एमपी एमएलए, आपको क्यों मिलवाना है उनसे बच्चों को। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। लेख संबंधी लेख या निबंध लिखना, मिलना और निबंध लिखना, निबंध थोड़ी लिखवाना है हमें बच्चों को, बस उसके बारे में जानकारी देनी है कि इस तरह के नियम आए हैं। ठीक है, डी है, सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना, और बच्चों को हमें ये कहा देना है कि भाई आप अपने घर से एक एक पोस्टर बना के लाइए कि आपको इस कानून के बारे में अगर समाज को जानकारी देनी है, सबको जानकारी देनी है, तो आप किस तरह से इस चीज के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो वो तख्ती टाइप पर या पोस्टर पर लिख के लेके आएंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है, फोर्थ वाला सही है, सी वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो ही जाती है, चाहे मैं कितना ही शॉर्ट में जल्दी जल्दी करूं पर हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन या आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है। ए है अधिगम का आकलन, बी है अधिगम के लिए आकलन, सी है अधिगम की तरह आकलन, डी है योगात्मक सारांशित आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम की तरह आकलन। जिस तरह से आप बच्चों को अधिगम सिखा रहे हैं, आप बच्चों को अधिगम कराते हैं, उसी तरह से आपको आकलन करना चाहिए। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। और इसका जो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने उसमें 10 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कराए हैं, सभी प्रैक्टिस सेटों को आप विस्तार से देखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और सभी वीडियोस पे डला हुआ है कि वो कौन से ईयर का पेपर है। ठीक है, मेरी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, जैसा सीटेट में पेपर आता है बिल्कुल डिक्टो वैसा ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।